हेलो एवरीवन। तो ये मेरा पहला लेक्चर का वीडियो है जिसको हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियो के पहले चैप्टर से, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। वैसे तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है और नीट में अच्छा वेटेज भी है इसका, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि तुम लोगों को साथ साथ याद भी हो जाए। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं। तो पहली लाइन लिखी है यहाँ पे कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सभी को बेसिकली क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है, जो मेन उनका रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ फूड। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जो फूड का मेजर कंपोनेंट बनाते हैं वो क्या चीज़ें हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स और फैट्स हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल हम लोगों के लिए नेसेसरी है, बट वो इतना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोगों को, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में चाहिए, बट दे आर नेसेसरी टू अस। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। जो फूड होता है वो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग ग्रो कर सकें, है ना। और अपन जो हमारे टिश्यूज़ हैं, अगर कुछ इंजरी हुई है तो हम लोग उसको रिपेयर भी कर सकें। ठीक है, द वाटर वी टेक in plays an important role in metabolic processes and also prevent dehydration of the body। जो पानी हम लोग पीते हैं, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वो क्या है? वो पानी है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सारी एक्टिविटी होने के लिए, मतलब जो मेनली सेल का जितना भी एक्टिविटी का काम होता है वो मेनली साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? पानी। तो मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ हो रही हैं? पानी के अंदर। तो इसी वजह से पानी भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका वेट जो होता है वो 1000 डाल्टन से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा या फिर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि लिपिड्स हो गया, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बट दे आर। प्रोटीन्स हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग उनको जैसे ये हैं उनके ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, मतलब उनको छोटा छोटा करना पड़ेगा पहले, है ना। तो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, उनको पहले तोड़ना पड़ेगा एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब फिर उनको उनके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बच्चों किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो जो प्रोटीन है वो एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, हम प्रोटीन को ऐसे का ऐसा यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ब्रेक प्रोटीन्स इनटू व्हाट? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स को फिर हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो सारा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोगों ने फूड सब्सटेंस के एक कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमने उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, ले सकती है, उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा है, उस चीज़ को हम लोगों ने क्या कहा है? डाइजेशन। और डाइजेशन होता कैसे है? डाइजेशन, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है बकायदा, तो उससे क्या होगा? डाइजेशन होगा। ठीक है, बायोमैकेनिकल और बायोकेमिकल ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ साथ की जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले क्या देखते हैं, कहाँ से शुरू होती है? एंटीरियर ओपनिंग, ऊपर से माउथ हमारी ओपनिंग है। ठीक है, तो यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल बिगेन होती है। ओके, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। पीछे की तरफ से एनस के थ्रू ये एंड होती है। ठीक है, तो द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। माउथ के बाद क्या आता है? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी आता है। ओरल कैविटी के पास टीथ होते हैं और एक मस्कुलर टंग होती है, जैसे कि टंग के अंदर कोई बोन नहीं होती, तो वो पूरा मसल से बनी होती है। इस वजह से जो ओरल कैविटी है उसके पास टीथ्स होते हैं और मसल से बनी हुई एक टंग होती है। हर एक जो दांत होता है ना, वो किस में गड़ा हुआ होता है? जो मैंडिबल बोन है ना, जिसको हम जो बोन बोलते हैं, उसके अंदर ये गड़ा हुआ सा होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। नाउ बेसिकली व्हाट इज थीकोडोंट? हमारा एक एक दांत, अब ऐसे थोड़ी है दांत ऊपर से ऐसे अटैच है, मुंह खोला सारे दांत बाहर ना, इट्स नॉट लाइक दैट ना। तो हर एक दांत प्रॉपरली अटैच है, ठीक है, सॉकेट ऑफ जो बोन के अंदर, दैट इज मैंडिबल। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? थीकोडोंट। ठीक है,
तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। अब हम लोग जो है मतलब बहुत सारे मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में क्या होता है पूरी लाइफ टाइम के अंदर 2 तरीके के दांत आते हैं, है ना। जैसे बचपन में हम लोगों ने सुना होगा दूध के दांत जो गिरते थे फिर वापस आ जाते थे, वो रिप्लेस हो सकते थे, है ना। तो एक सेट तो टेम्परेरी मिल्क का होता है, टेम्परेरी मिल्क टीथ का होता है, और डेसिडुअस टीथ मतलब जो दोबारा आ सके, है ना। रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ, उसके बाद वो रिप्लेस किससे होते हैं, अ सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ, जब वो परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाए, है ना, और अडल्ट टीथ आ जाए। तो इस टाइप की डेंटेशन को हम लोग कहते हैं डायाफायोडोन। डायाफायोडोन मतलब डाई मतलब दो बार दांत आते हैं हम लोगों को, एक बार टेम्परेरी मिल्क टीथ और एक बार कौन से, परमानेंट टीथ। तो इस टाइप के डेंटेशन को क्या कहते हैं, डायाफाइडोन। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक जो अडल्ट ह्यूमन बींग है उसके पास 32 दांत होते हैं जो परमानेंट होते हैं, उसके बाद अगर वो टूट गए तो फिर से नहीं आएंगे, है ना, तो बच के रहने का सबसे। तो विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप हेटेरोडोंट डेंटेशन। अब हमारे पास जो दांत हैं वो 4 तरीके के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरीके के दांत हैं। इस टाइप के डेंटेशन को क्या कहा है बच्चों, हेटेरोडोंट डेंटेशन कहा है, ठीक है। तो अब हम अगर अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोगों का डेंटेशन किस किस टाइप का है। सबसे पहले थीकोडोंट, कि हर एक जो दांत है वो ऐसे ही सुपरफिशियली अटैच नहीं है, वो बाकायदा सॉकेट ऑफ जो बोन में अटैच है। तो पहला थीकोडोंट। देन डायफाइडोंट, क्योंकि हमारे पास पूरी लाइफ टाइप में 2 बार दांत आते हैं। तीसरा है हमारे पास हेट्रोडोंट, कि हमारे पास अलग अलग तरीके के दांत आते हैं, ठीक है। फिर आता है क्या, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर आई सी पी एम एंड एम। सबसे पहले इंसीजर्स है, देन कैनाइन, देन प्रीमोलार्स एंड देन मोलार्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट जो होता है ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में, ठीक है, तो वो इस डेंटल फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। तो दैट इज़ 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आगे, ठीक है। 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इंटू में 2, तो इनको सबको काउंट करके तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ऊपर वाले जॉ के अंदर 2 इंसिजर्स दिखाया है, आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 इंसिजर ऊपर 4 इंसिजर नीचे, 2 कैनाइन ऊपर 2 कैनाइन नीचे, 4 प्रीमोलार्स ऊपर 4 प्रीमोलार्स नीचे, 6 मोलार्स ऊपर और 6 मोलार्स नीचे। तो हमारे पास टोटल कितने दांत हो गए भाई, टोटल हो गए हमारे पास 32 दांत। और वैसे मेरे पास कुछ लिखने का टूल नहीं है तो आप लोग खुद लिख लो। जो हमारे पास ऐसे दांत होते हैं जो बार बार आ सकते हैं, बार बार तो नहीं, मतलब जो मिल्क टीथ को रिप्लेस कर सकते हैं, उनका डेंटल फार्मूला होता है भाई 2102 बाय 2102। ऑर्डर वही है, पहले इंसिजर्स, देन कैनाइन, देन प्रीमोलार्स एंड देन मोलार्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे दांत जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, जैसे कि प्रीमोलार्स हो गए, वो छोटे बच्चों के नहीं होते, वो बाद में ही आते, अडल्ट में ही आते हैं, तो उनका फार्मूला होता है 0021 बाय 0021। ये टोटल कितने दांत हो गए, 12 हो गए। और अगर हम मिल्क टीथ्स की बात करें तो वो कैसे हो गए भाई, वो 20 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 32 हो गए हमारे पास, ओके। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा है। तो उसके बाद क्या दिया है, द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनामल। जो हमारे दांत हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने खाना खाया दांत टूट गया, है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना, किसी के साथ नहीं होता है। तो जो दांत का बाहर का सरफेस है वो इनेमल से बना होता है। इनेमल आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में अभी तक बहुत हार्ड सब्सटेंस है। तो जो च्यूई करने वाला सरफेस है टीथ का, वो किससे बना होता है, वो इनेमल से बना होता है। वो फूड को मैस्टिकेट करने में काम करता है, फूड को मिक्स करने में, उसको थोड़ा चबाने में, इस चीज़ों में ये काम आता है, ठीक है। जो टंग होता है, अब टंग के पास बोन तो है नहीं, तो टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। जो टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल ऑर्गन होता है ना, और वो जो ओरल कैविटी है उसके नीचे वाले सरफेस से
फ्लोर से किससे अटैच होता है? फ्रेन्यूलम से। ठीक है, द टंग इज़ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। जो टंग है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है और ओरल कैविटी की फ्लोर से अटैच होता है। किसके थ्रू? फ्रेन्यूलम के थ्रू। अब ऊपर वाला जो सरफेस होता है टंग का, तुम लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्शंस रहते हैं ना, तो उन स्मॉल प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं पैपिले। जिसके मतलब सभी पैपिले जो होते हैं उनके पास टेस्ट बड होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ पैपिले के पास क्या होता है? टेस्ट बड होता है, ताकि हम लोग पता कर सके कि हम लोग किस तरीके का खाना खा रहे हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे पास मिर्ची का कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है, बस उसका बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को मिर्ची लगती है। सो या दैट्स द फैक्ट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब हम लोगों के पास माउथ था, उसके बाद ओरल कैविटी आई ना, ओरल कैविटी के बाद कौन आएगा? फेरिंग्स आएगा। ठीक है, तो बच्चों फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी, एयर के लिए भी। मतलब उस जगह से फेरिंग्स से फूड भी जा सकता है और एयर भी जा सकती है। अब आता है जो ईसोफेगस है और जो ट्रैकिया, ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप ऑपर इनटू द फेरिंग्स। जो हमारा ईसोफेगस है और जो ट्रैकिया है वो किस में खुलता है? वो फेरिंग्स के अंदर खुलता है। एक कार्टिलेजनस, एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। देखो, ग्लोटिस क्या होता है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोगों ने कहा है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप, एक कवर टाइप में होता है, एक ढक्कन टाइप में होता है, उसको बेटा हमने कहा है एपिग्लोटिस, है ना। तो एपिग्लोटिस जब बंद होगा, अब मान लो तुम लोगों ने खाना खाया, तुम्हारा एपिग्लोटिस खुला रह गया। अब जो खाना है वो किधर एंटर कर गया? वो फूड पाइप में तो गया, बट थोड़ा बहुत विंड पाइप में भी चला गया, तो तुम लोगों को खांसना आ जाता है ना। बहुत बार होता है ना, हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना, हमारा ध्यान नहीं होता कई बार, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, एपिग्लोटिस पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाता है और जो फूड है वो थोड़ा बहुत विंड पाइप में एंटर कर जाता है और फिर हम लोगों को खांसी हो जाती है। तो इस तरीके से एपिग्लोटिस बचाता है किसको? फूड को। किस में जाने से? विंड पाइप में जाने से। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, खाना निगलते टाइम। ठीक है, कार्टिलेजनस फ्लैप, कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप है जिसको हमने एपिग्लोटिस कहा है, जो बचाता है फूड को विंड पाइप में जाने से, है ना। और किस टाइम पे? स्वेलोइंग के टाइम पे। द ईसोफेगस इज़ अ थिन, ईसोफेगस थिन है, लंबी ट्यूब है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, है ना, जो हमारे नेक से होती हुई नीचे जा रही है। नेक, थ्योरेक्स एंड डायफ्राम। नेक में गई, थ्योरेक्स से पास हुई और डायफ्राम को क्रॉस करते करते वो कहाँ चली गई? एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टमक, है ना। तो जो ईसोफेगस है उसके बाद कहाँ एंटर कर जाती है? एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोगों ने कहा है स्टमक। अब जो जैसे कि ईसोफेगस है, एक मिनट इधर देख लेती हूँ। जैसे कि इधर दिखाया हुआ है, इधर ईसोफेगस है और फिर नीचे ये हमारा स्टमक का डायग्राम बनाया है। तो इसके अंदर क्या होता है? जैसे ईसोफेगस इसके अंदर एंटर कर रही है तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत जगह होते हैं, जो किसी भी चीज़ के बैक फ्लो को रोकते हैं, है ना। वॉल्स हो गए, स्फिंक्टर हो गए, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वापस बैक फ्लो नहीं होने देते, है ना। तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस। तो गैस्ट्रो पेट में खुल रही है, ईसोफेगस से खुल रही है, तो गैस्ट्रो फेजियल स्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक के अंदर। जो स्टमक होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन के अंदर कौन होता है भाई? स्टमक होता है। अब स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन जिसके अंदर ईसोफेगस खुल रही है, देखो इधर ईसोफेगस के बाद सबसे पहला पार्ट लग रहा होगा कि फंडस है, तो मे बी ईसोफेगस फंडस में खुले, बट ऐसा नहीं होता है। ईसोफेगस किस में खुलती है बेटा? ईसोफेगस कार्डियक उसमें खुलती है, कार्डियक वाले रीजन में खुलती है। इसी वजह से ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
कार्डियक पोर्शन में खुलती है, जहाँ से मतलब जिसके अंदर इसोफेगस खुलती है, उसके बाद एक फंडिक रीजन होता है, फिर पाइलोरिक रीजन होता है। पाइलोरिक रीजन जो किस में खुलता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में खुलता है वो कौन सा रीजन है, पाइलोरिक। और एक पार्ट हो गया कौन सा, बॉडी, बाकी स्टमक का बॉडी का पार्ट पूरा। तो कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक जिसके अंदर इसोफेगस खुलती है, फंडिक रीजन, और उसके बाद पाइलोरिक। पाइलोरिक जो कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, यू शेप्ड डिओडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। सबसे पहले कौन आता है, डिओडेनम, जो कि यू शेप्ड होती है, यू शेप डिओडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन, बीच का पोर्शन कौन सा है, जेजुनम, जो कि लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट होता है, और एक हाईली कॉइल्ड। ठीक है, हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ही घुमावदार है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हुई हुई है उसके अंदर, तो दैट पार्ट इज़ व्हाट, इलियम। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डिओडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक का जो पार्ट है, पाइलोरस पार्ट खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो ओपनिंग है स्टमक की डिओडेनम के अंदर वो गार्डेड होता है किससे, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। इलियम opens into the large intestine। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो किस में ओपन होगा भाई, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, सो इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम जो होता है वो स्मॉल होता है, ब्लाइंड सैक होता है, विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम के अंदर जैसे हमारे पास इकोलाई रहता है तो वो सीकम में रहता है ना। तो अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, एक छोटा सा नैरो, थोड़ा भिजा हुआ सा फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब पहले काम में आता होगा बट अभी हम लोगों के किसी काम में नहीं आता, दैट इज़ वेस्टिजियल। अराइजेज फ्रॉम द सीकम, तो सीकम से एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन बनती है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है बच्चा, सीकम से हुई है। तो द सीकम ओपन्स इनटू द कोलॉन, फिर सीकम किस में खुलेगा, कोलॉन में खुलेगा। अब कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, है ना। और एक पार्ट होता है जिसको हम सिग्मॉइड वाला पार्ट कहते हैं, लास्ट में डायग्राम में दिखाएंगे। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, ठीक है, विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। फिर जो डिसेंडिंग पार्ट है वो सिग्मॉइड वाले कोलॉन से होते हुए रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम किसके किसके साथ जुड़ता है, जाके एनस के साथ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसके पास 4 लेयर्स होते हैं, है ना। मेनली सबसे पहले कौन आती है, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा जो होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, इधर दिखाया हुआ है नीचे गोल गोल सा डायग्राम। तो सबसे बाहर कौन है भाई, सबसे बाहर है सिरोसा, ठीक है। उसके बाद सिरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। थिन मेसोथेलियम से बनी होती है जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जो खोखले ऑर्गन होते हैं, जैसे कि ईसोफेगस है वो बीच में से खोखली है ना, तो विसरल ऑर्गन का एपिथेलियम कौन होता है, थिन मेसोथेलियम, तो वो सिरोसा है। सिरोसा किस चीज़ से बनी हुई है बेटा, थिन मेसोथेलियम से, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन विद सम कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स हमारी नॉन वॉलेंट्री वाली जो मसल्स होती है ना, तो मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अंदर वाली सर्कुलर होती है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये किसका डिवीजन है, ये मस्कुलरिस का डिवीजन है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल दोनों मिलके कौन बनाएंगी, मस्कुलरिस बनेगी पूरी। उसके बाद एक ऑब्लिक मसल लेयर होती है जो कुछ रीजन्स में प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि स्टमक के पास एक एक्स्ट्रा मसल होती है, दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर, तो ये बात याद रखनी है। द सब म्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जो उसके बाद जैसे सबसे पहले सिरोसा थी, ठीक है बेटा, सिरोसा किससे बनी हुई थी, थिन मेसोथेलियम से। उसके बाद आ जाता है कौन, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के 2 डिवीजन हमने करे, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देन आ जाता है सब म्यूकोजा, ठीक है। सब म्यूकोजा जो होती है वो किससे बनी होती है भाई, लूज कनेक्टेड टिश्यूज से बनी होती है, जिसके अंदर नर्व्स होती हैं,
ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सब म्यूकोजा इज़ द लेयर विच कंटेन नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, उसके बाद जो म्यूकोजा होती है वो इनरमोस्ट लाइनिंग होती है। ठीक है, म्यूकोजा इनरमोस्ट लाइनिंग होती है, जो मेनली जो ग्लैंड वगैरह होते हैं वो कौन बनाती है भाई, म्यूकोजा बनाती है। उसके बाद अब आता है डिओडनम। डिओडनम के अंदर ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, मतलब इट इज़ नॉट द नेसेसरी थिंग कि म्यूकोजा में ही सारे ग्लैंड होंगे, बट मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, म्यूकोजा। डिओडनम के अंदर एक ऐसी ग्लैंड होती है दैट इज़ नॉन एज ब्रूनर्स ग्लैंड, दैट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट, सब म्यूकोजा। तो डिओडनम के अंदर ग्लैंड जो होते हैं वो सब म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो द इनरमोस्ट लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमन होता है वो किससे कवर्ड होता है, म्यूकोजा से। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स, स्टमक के अंदर ही इरेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं जिसको हम रियोगे कहते हैं, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को हम लोगों ने विलाई कह दिया। ठीक है, जो सेल्स होती हैं, जो विलाई को लाइन करने वाली सेल्स होती हैं वो न्यूमरस, थोड़े बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनाती है जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो क्या अपीयरेंस, कैसी अपीयरेंस देती है, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस। देखो हमारे क्वेश्चन आया था कि जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, सो वी ऑल टिक्ड विलाई। हाँ ना, हमने देखा ही नहीं दूसरा क्या ऑप्शन है, बट द आंसर वाज माइक्रोविलाई, है ना। तो इसमें साफ साफ लिखा है माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है किसकी वजह से, माइक्रोविलाई की वजह से। ठीक है, तो दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा बड़े एक्सटेंट तक ये सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ा सकते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई जो होती हैं उसके पास काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं, एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है। ठीक है, एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने लेक्टील कहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद म्यूकोजल एपिथेलियम, जो म्यूकोजल एपिथेलियम है उसके पास गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, जो गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करती हैं भाई, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो लुब्रिकेशन में काम आती हैं। ठीक है, म्यूकोजा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं स्टमक के अंदर, जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा है वो कौन बनाता है, वो म्यूकोजा बनाती है। और क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई, विलाई के बेसिस में कौन क्या बनाती है, क्रिप्ट्स बनाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन कहते हैं। ऑल द 4 लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट में ये चारों लेयर्स में भी अलग अलग मॉडिफिकेशन शो कर सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन वाली लेयर है वो क्या है, विलाई है ना। एक बीच में बड़ी सी लिम्फ वेसल है दैट इज़ लेक्टील, और नीचे क्या बनाए हुए हैं, नीचे बेसिस ऑफ विलाई पे क्या बनाए हैं भाई, नीचे क्रिप्ट्स बनाए हैं। और फिर रेड वाली आर्टरी हो गई, ब्लू वाली वेन हो गई, और एक कैपिलरी, काफ़ी कैपिलरीज दिखा दी हैं। तो ये डायग्राम था किसका, विलाई दिखाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। आई होप तुम लोग अच्छे से मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हमारे पास क्या है, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड द पैनक्रियाज। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है उसके अंदर है क्या क्या, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारे पास फिर लिवर है, और फिर हमारे पास पैनक्रियाज हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले सलाइवा इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स मतलब टोटल हमारे पास 6 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, है ना। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो वी हैव टोटल, हमारे पास टोटल कितनी सलाइवरी ग्लैंड है, 6। कितने तरीके की सलाइवरी ग्लैंड है, 3, है ना। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड बट वी हैव 6 सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, द पैरोटिड मतलब जो चीक में होती है, द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, है ना, तो वो लोअर जो में होती हैं, और सब लिंगुअल हम टंग के लिए यूज़ करते हैं, तो बिलो द टंग। ठीक है, these glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। ये जो glands होती हैं वो just buccal cavity के बाहर प्रेजेंट होती हैं, और क्या सिक्रीट करती हैं बच्चों, सलाइवरी जूस सिक्रीट करते हैं, किसके अंदर, बकल कैविटी के अंदर।
तो देखो, मैं पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी वाली ग्लैंड होती है, मतलब पैरोटिड जो है वो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। बट इंटरेस्टिंगली ये सबसे ज़्यादा सलाइवा नहीं सिक्रीट करती है, ठीक है। ये बड़ी है बट सबसे ज़्यादा सलाइवा जो सिक्रीट करती हैं दैट इज़ सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, ठीक है। और जो मम्प्स वाली बीमारी होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की वजह से होती है ना। तो ये यहाँ तक हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स का ख़त्म हो गया जितना भी था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिवर पे। देखो भाई, लिवर जो होता है, लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर लगभग वेट कितना होता है 1.2 टू 1.5 kg। ऐसा जनरली माना जाता है कि फीमेल्स में 1.2 होता है एंड मेल्स में 1.5 kg होता है। तो लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट अबाउट होता है 1.2 टू 1.5 इन एन अडल्ट ह्यूमन। इट इज़ सिचुएटेड, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे। और इसके 2 लोब होते हैं। अब हमारे पास लिवर के कितने लोब हैं बेटा, 2 लोब हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं वो हमारे लिवर की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके अंदर फिर हेपेटिक सेल्स होती हैं जो किस फॉर्म में अरेंज होती हैं, वो कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, दैट इज़ हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल में क्या है, हेपेटिक सेल्स हैं, है ना। हर एक लोब्यूल जो होती है बच्चा वो कवर्ड होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन का, है ना। तो ईच लोब्यूल जो होती है दैट इज़ कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट इज़ नॉन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। द बाइल secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। हेपेटिक सेल्स ने बेटा क्या बनाया, बाइल बनाया, वो सिक्रीट हुआ हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू और स्टोर और कंसनट्रेटेड, मतलब उसको कंसनट्रेट करा, उसमें से वाटर को हटा के उसको कंसनट्रेट करा और उसको स्टोर करा कहाँ पे, थिन मस्कुलर सैक के अंदर, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, है ना। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोला है बेटा, सिस्टिक डक्ट बोला है। अलोंग द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। हाँ, तो कॉमन बाइल डक्ट में कौन कौन सी डक्ट इंक्लूडेड है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर दैट इज सिस्टिक डक्ट, किसके साथ, हेपेटिक डक्ट के साथ। कहाँ से आई है हेपेटिक डक्ट, लिवर से आई है। क्या बनाया है, साथ में कॉमन बाइल डक्ट बनाया है। फिर है द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट। जो बाइल डक्ट है ना, जो कॉमन बाइल डक्ट है और जो पैनक्रिएटिक डक्ट है वो आपस में एक साथ जुड़ के ओपन होते हैं डिओडनम के अंदर एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट किस किस से बना है, जो कॉमन बाइल डक्ट थी वो, है ना, और दूसरी जो पैनक्रिएटिक डक्ट थी वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और फिर बना लेती है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। और वो किस में खुलता है बेटा, वो डिओडनम में ही खुलता है। डिओडनम के अंदर उसकी ओपनिंग को, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग को डिओडनम के अंदर कौन रेगुलेट करता है, देयर इज अ स्फिंक्टर नेम्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई उस चीज़ को रेगुलेट करता है, किसको, ओपनिंग ऑफ हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट को, किसके अंदर, डिओडनम के अंदर। जो पैनक्रियाज होता है वो कंपाउंड ग्लैंड होता है, मतलब एक्सोक्राइन भी होता है एंडोक्राइन भी होता है ना, जो मतलब हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है ना। तो पैनक्रियाज इज अ मेक्सोक्राइन कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स। जो डिओडनम होती है वो बेटा यू शेप्ड होती है, तो उस यू शेप्ड में जो उसके लिम्स हैं, यू के जो लिम्स हैं ना, उस डिओडनम के लिम्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है बेटा, पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागन, है ना। तो आई थिंक तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, एक बार जल्दी से सारा हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना।
फूड हम लोगों के लिए बहुत वाइटल चीज़ होती है, हम लोगों को खाना ही चाहिए, ऑब्वियसली खाना ही चाहिए। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरे के पूरे जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको सीधा का सीधा डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना, नहीं खा सकते हम लोग। तो हम लोगों को पहले जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको छोटा छोटा तोड़ना पड़ेगा एब्सॉर्बेबल फॉर्म में, जिस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों के पास एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले शुरू होती है माउथ से, माउथ के बाद ओरल कैविटी आता है, ओरल कैविटी के में हमारे पास एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर टंग होती है और जो नीचे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है, किसके थ्रू, फ्रेन्युलम के थ्रू। अब हमारे पास जो ओरल कैविटी उसके बाद दांत भी है। अब हम लोगों का जो डेंटिशन है वो 3 टाइप का है, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और डायफाइडोंट। थिकोडोंट मतलब जो हर एक दांत है वो सॉकेट ऑफ जो बोन में अटैच है, दैट इज़ नॉन एज थिकोडोंट। डायफाइडोंट मतलब हमारे पास 2 तरीके के दांत आते हैं, परमानेंट टीथ्स और मिल्क टीथ्स। और हेटेरोडोंट मतलब हमारे पास 4 तरीके के दांत हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। उसका डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2। और जो हार्ट रिंग सर्फेस है टीथ का वो बना होता है किसका, इनेमल से बना होता है, जो काम किस में आता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। हमारे टंग के ऊपर पैपिले होते हैं, कुछ पैपिले के अंदर टेस्ट बड होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके का खाना खा रहे हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, जैसा भी, ठीक है। फिर ओरल कैविटी के बाद बेटा क्या आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन होता है फूड और एयर दोनों के लिए। ईसोफेगस और जो ट्रैकिया होता है वो किस में खुलता है, फेरिंग्स के अंदर। जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की, दैट इज़ ग्लोटस। ग्लोटस के ऊपर एक कवर होता है कार्टिलेज का बना हुआ, दैट इज़ एपिग्लोटस। एपिग्लोटस बचाता है ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए, तो इस चीज़ से एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ईसोफेगस खुलती है स्टमक के अंदर। स्टमक के कौन से पार्ट में खुलते हैं, कार्डियक पार्ट में। तो कौन सा स्फिंक्टर होता है, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में खुलता है, सबसे पहले वाले पार्ट में, दैट इज़ डिओडनम, ठीक है। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि पाइलोरस खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडनम होता है, बीच वाला पोर्शन जेजुनम होता है, दूसरा फिर हाईली कॉइल्ड। सबसे ज़्यादा कॉइल्ड कौन सा पोर्शन होता है बेटा, दैट इज़ इलियम। उसके बाद, है ना, ये हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। उसके पास जो लार्ज इंटेस्टाइन उसके पास सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक ऑर्गन होता है जिसके पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, दैट इज़ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हम लोगों में, जो कि किससे ऑरिजिनेट होता है, जो सीकम से ऑरिजिनेट होता है। कोलोन के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स पार्ट। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो सिग्मोइड कोलोन से होते हुए रेक्टम में खुलता है और रेक्टम फिर एनस के थ्रू बाहर खुल जाता है। जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है उसके पास मेनली 4 तरीके की लेयर्स होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड द म्यूकोसा। जो सिरोसा है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है और बनी किससे होते हैं, थिन मेसोथेलियम से, विसरल ऑर्गन के एपिथेलियम से। उसके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। मस्कुलरिस जो होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडल, इस तरीके से वो अरेंज होती है। जो ऑब्लिक मसल लेयर है वो कुछ रीजन्स में प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि स्टमक में प्रेजेंट होती है, ये बात याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। द सब म्यूकोजल लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसके पास कौन कौन होता है, नर्व होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिफ वेसल्स होती हैं। डिओडनम के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो सब म्यूकोजा में भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द ब्रूनोर्स ग्लैंड। बाकी मेनली जो ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकोजा में ही होते हैं। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने म्यूकोजा कहा है। म्यूकोजा स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं जिसको हमने र्यूगे कहा है। और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये छोटे छोटे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स विलाई बनाती है। विलाई के ऊपर की सेल्स माइक्रो विलाई जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हम लोगों को देती हैं, मतलब नॉट हम लोगों को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो अच्छे से हो सकता है। एक बड़ी सारी लिम्फ वेसल होती है विलाई के पास, जिसको हमने क्या कहा है, लेक्टील कहा है, ठीक है। म्यूकोजल एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, जो किस में काम आता है, ल्यूब्रिकेशन में। म्यूकोजा ग्लैंड बनाते हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और बेसिस ऑफ विलाई के अंदर क्रिप्ट्स बनाती है, दैट इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, ठीक है। फिर हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पे हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड मेनली 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं और टोटल 6 ग्लैंड होती हैं।
सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, या फिर पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड चीक्स में, सबमैक्सिलरी लोअर जॉ में, और सबलिंगुअल टंग के नीचे। ये सब लोग क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवरी जूस सिक्रेट करते हैं बकल कैविटी के अंदर, और ये जस्ट आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी के। फिर हमारे पास आ जाता है लिवर। लिवर हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वेट होता है अबाउट 1.2 to 1.5 kg। ठीक है, अडल्ट ह्यूमन के अंदर ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे, और इसके 2 लोब होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो हमारे लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं। हेपेटिक सेल्स का काम होता है बाइल जूस सिक्रेट करना, है ना, और जो कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। और बेटा बाइल जूस जो होता है वो रखा कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करके रखता है और उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, और जो लिवर की डक्ट है दैट इज़ द हेपेटिक डक्ट, वो आपस में जुड़ के कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। फिर बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट आपस में मिलकर हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट बनाती हैं। और ये जो एक कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट है वो बेटा खुल जाती है डिओडनम में, और डिओडनम में खुलते टाइम वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो उस चीज़ को रेगुलेट करता है। किस चीज़ को? हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट के डिओडनम में खुलने को रेगुलेट करता है। कौन? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये PYQ है तो याद रखना है, ठीक है। पैनक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है, मतलब एंजाइम हार्मोन दोनों चीज़ें सिक्रेट कर सकता है, तो एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। एलोंगेटेड ऑर्गन होता है जो यू शेप्ड डिओडनम के लिम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन एल्कलाइन पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसके पास एंजाइम होते हैं। और एक एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो यहाँ हमारा आधा भी नहीं कहेंगे बट इतना चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। सो आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ पढ़ना। हाँ, मैंने ज़्यादा हंसी मजाक नहीं किया है बट आगे से आई विल ट्राई टू डू, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या क्या और चीज़ें पढ़ानी चाहिए, मतलब किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और ताकि तुम लोग बोर भी ना हो, तुम लोगों को याद भी हो जाए और तुम लोग एंजॉय भी करो, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू विच ऑलवेज।